आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 60 के दहे से 80 तक बहुत सारे प्लेज़ में, बहुत सारे स्टेज शोज़ में अपने फ़न के ज़रिए शायकीन का दिल मोह लिया और शायकीन इन्हें काफ़ी पसंद करते थे। लेकिन हालात की वजह से इन दिनों वो अपने घर पर ही आराम कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने फील्ड को सबकदोश कर दिया है। मेरी मुराद है हैदराबाद के लेजेंड कॉमेडियन मज़ाहिया फ़नकार कलीम सिद्दीकी साहब से। कलीम सिद्दीकी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया जाता है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत 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 शुक्रिया हमारे जानी साहब। मुझे आज पहली बार खुशी हो रही है कि मैं सियासत जैसे अखबार जिन्होंने हर शोबे में मदद की है, अब वो टीवी पर भी मदद करके आर्टिस्टों का ताउन कर रहे हैं। वैसे मेरे को इस बात पे फ़ख्र है कि आबिद अली खान साहब और महबूब हुसैन जिगर साहब जो हर शोबे में हमारी मदद किए हैं। सबसे पहले मेरा जो सवाल है, आप एक तालीम याफ्ता ख़ानदान से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपने फ़नून लतीफ़ा को जो अहमियत दी, फिर इसको तरजीह देकर आपने इस फील्ड को अपनाया, इसकी अहम वजह हम क्या मानें? मिज़ाह को मैं बहुत पसंद करता था। मज़ाहिया रेडियो पे जो प्रोग्राम होते थे वो दिलचस्पी से सुनता था और कोशिश करता था कि मैं भी कुछ ड्रामों में हिस्सा लूँ। जिस वक्त मैं दारुल हाई स्कूल में था, उस वक्त राजगोपाल भट्ट साहब बहुत बड़े डांस मास्टर भी थे और टीचर भी थे। वो हमारे पास आए हुए थे और हमारे स्कूल का ड्रामा होने वाला था, तो मैं सेलेक्ट हुआ था साहब ड्रामे में। मेरे को भी बहुत खुशी महसूस हुआ और मैं रोज़ जाके रिहर्सल किया करता था, ड्रामे में करता था। तो भट्ट साहब बोले, नहीं बाबा, आप ये शौक़ में मत जाओ, जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं करिए उसके बाद आप इधर जाइए। तो उसके बाद मैं छोड़ दिया साहब, बिल्कुल यकीन मानिए बिल्कुल छोड़ दिया, दिलचस्पी नहीं रही। और इसके बाद कुछ हालात ऐसे पलटे कि मेरे को फिर ये फील्ड पकड़ना पड़ा। वजह ये थी कि उसमें कुछ लोग मुझे इतनी तौर पे मजबूर कर दिए थे कि मुझे करना कुछ ना कुछ ज़रूरी हो गया था। और अल्लाह मियाँ ने मेरा कुछ इस तरह से कामयाबियाँ अता करा कि मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट मानने लगा हैदराबाद का, और आर्टिस्ट बन गया। टेंशन में भी आर्टिस्ट बन गया मैं, अगर सही देखा जाए। मेरे एक आर्टिस्ट दोस्त थे हफीज़ खां सफ़ाट, राग रंग एकेडमी थी उस ज़माने में। उस एकेडमी में उन्होंने एज ए कॉमेडियन हिस्सा लिया करते थे। उर्दू हाल में कंपटीशन था, उस कंपटीशन में हम भी शरीक थे, हमारे फाइन आर्ट्स के भी लोग शरीक थे। इत्तेफाक से उस पूरे प्रोग्राम में मैं फर्स्ट आ गया। तो उस वक़्त से शौक़ जाके ज़िंदगी का अहम मसला बन गया और मैं उस पर रोज़ी रोटी कमाने लग गया। उसके बाद फिर मैं पलट के नहीं देखा कि मुझे क्या करना चाहिए, यानी तालीम की तरफ तवज्जो देना या फला करना नहीं हो सका मेरे से। अब उसके बाद चलते चलते यहाँ तक कि ज़िंदगी फ़नकार की हैसियत से मुतारिफ़ हो गई, बल्कि हम उसके ऊपर अपना रिज़्क़ और रोटी का मामला तय कर लिया। आप शौकिया तौर पर आए, लेकिन लोगों ने आपको इतना अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया कि आप बाज़ाब्ता तौर पर आर्टिस्ट बन गए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा कि आर्टिस्ट जो होता है परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर
उसके जो हालात बनते हैं, फिर आपकी ज़ाती तौर पर भी एक फैमिली भी होती है, फिर बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना भी होता है, तब वो ज़िंदगी में और ये ज़िंदगी में आप कितना फ़र्क महसूस करते थे? पहले ही आपसे मैं अर्ज़ किया कि भाई आप तालीमी याफ्ता घराने से बिलोंग करते थे, क्योंकि आपके माशाल्लाह सभी भाई पढ़े लिखे और अच्छे अच्छे पोस्टों पे थे, तब आपने मज़ाहिया फ़नकार की हैसियत से जाने लगे, तो कहीं ना कहीं आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, उस बारे में बताइए। नहीं, ये तो साहब हर फील्ड में आदमी को कुछ ना कुछ तकालीफ से भी गुजरना पड़ता है, अच्छे हालात से गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अपने फ़नी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश की। इसमें शक नहीं, मेरे भाइयों ने भी मेरे से ताउन किया, सुनिए, और मेरे दोस्त साहिबाब ने भी मुझे इंकरेज किया, सुनिए, लेकिन एक धुन थी बैठी हुई कि मैं कुछ कर दिखाऊं। चुनाचे में बहुत मेहनत की साहब, अच्छे और बुरे दिन भी देखे, लेकिन सब्र के साथ मैं इसमें मुलव्विस रहा समझिए, और अल्लाह मियाँ ने मुझ पर कुछ करम किया और सही फ़नकाराना सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करता रहा, और उसका सिला भी मिला मुझे, जिसकी वजह से मैं हैदराबाद में न सिर्फ काम किया बल्कि बॉम्बे जैसे शहर में भी अपना नाम कमाया। बड़े बड़े फ़नकारों के साथ मैं उनके प्रोग्राम अटेंड किया, और फिल्मी सितारों के साथ भी मेरा साथ रहा। बहरहाल मेहनत के साथ आदमी को सब चीज़ मिलती है, और लगन होना चाहिए किसी भी फील्ड में हो, बगैर लगन के आदमी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। लेकिन कलीम भाई, अगर आप उन दिनों को याद करते हैं 1960s में या 70s में, तो वो कौन से आइटम रहे होंगे जो आपने पहली मर्तबा पेश किया था और लोगों ने काफ़ी सराहा होगा, तो हमारे नाजरीन को आप ज़रूर सुनाएं। वो बात तो बड़ी अच्छी आप पूछे मेरे से, क्योंकि वो आइटम की वजह से मुझे ये फील्ड में जाने को या दाखिला लेने का मौका मिला समझिए, और वो भी टेंशन में। जैसा कि मैं आपको अभी बोला कि एक दोस्त थे मेरे, हफीज़ खान सपाट साहब, जो राग रंग कला एकेडमी के नाम से उस प्रोग्राम में वो हिस्सा लिए थे उर्दू हॉल में, तो वहाँ उनको देखा कि उनके फ़न की सलाहियत में एक ऐसी अच्छी चीज़ थी जो हैदराबाद के किसी आर्टिस्ट में नहीं थी। वो सब में पहली बार फिल्मी सितारों की आवाज़ें निकालकर पब्लिक को खुश किया करते थे, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी अच्छे आर्टिस्ट के नाम से गिने गए। तो मैं सोचा कि यही चीज़ मैं भी अपनाऊं। अच्छा। चुनाचे उस ज़माने में भी मैं भी एक छोटा सा आइटम था, उसमें एक 3-4 आर्टिस्टों की आवाज़ निकालता था। तो मेरा भी शुरुआत का आइटम, उसका नाम था फॉल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री पर जवाल आ जाए तो ये बड़े बड़े अदाकार क्या करेंगे। तो चुनाचे उस ज़माने में पृथ्वीराज का बहुत चर्चा था जी। देवानंद का था, दिलीप साहब का था। तो इन 3-4 आर्टिस्टों को मैं अपने आइटम में लेकर वो आइटम पेश किया जो बहुत ही कामयाब हुआ। तो साहब पर्दा फाला फिल्मिस्ट के नाम से जो पेश किया मैं, उसमें मैं बताया ये कि अगर फिल्म इंडस्ट्री पर जवाल आ जाए तो ये बड़े बड़े सितारों का क्या होगा, जिसमें बताया पृथ्वीराज कपूर जो उस ज़माने के बहुत ही अकबर आज़म के नाम से मशहूर थे, अगर वो तबाह हो जाए तो क्या होगा। चुनाचे अकबर आज़म तबाह होकर बम्बई से हैदराबाद आ गए, और हैदराबाद में उन्होंने तरकारी की दुकान खोल ली। अब तरकारी की दुकान जब खोली है तो वहाँ एक तराजू भी लटकी हुई थी, तो यही महसूस करे कि फिर मैं अकबर आज़म हूँ। चुनाचे वो गिराक से किस तरह से बात करें। गिराक आया साहब, आके वो मुखातिब है हमारे पृथ्वीराज साहब से, वो किस तरह से बात करेंगे। गिराक इनकी हैयत को देख के हैदराबाद है उसका लिहाज करते, खालू खालू ये आलू कैसा दे रहे, बावाज बुलंद कहा जाए। ये तो हमारे अकबर आज़म दिख रहे हैं। हमारे खालू ये आलू कैसा दे रहे पूछ रहा हूँ मैं।
खामोश बिस्तर, इतनी भी आवाज ना निकाल कि हम परेशान हो जाएं, तखलिया। उसके बाद देवानंद साहब थे। देवानंद साहब की भी एक खास आवाज़ थी। माफ़ करना, फिलहाल नजला है मेरे को और बीमार कोई हूँ, बात नहीं, आप सुना उतनी दीजिए। सफाई से तो नहीं कर। नहीं, नज़ले वाले देवानंद। नाजरीन, हम आपको बता दें कि इस वक्त जो आवाज़ मिमिक्री के तौर पर जो पेश कर रहे हैं कलीम भाई, वो नज़ले वाले देवानंद साहब है। ये आप ये महसूस कीजिए। ठीक है। तो साहब वो हमारी याकूत महल थिएटर पर पान की दुकान लगा दिए हैं कौन? देवानंद। अब बैठे हालात है साहब। पान का। अब एक गिराक आया साहब, अब याकूतपुरा जैसे ये बस्ती, वहाँ से अच्छे अच्छे लोग अच्छे कामा करके निकलते हैं। तो एक साहब फुल पिए हुए हैं, आके देवानंद से मुखातिब हैं। तो देवानंद कैसे मुखातिब होंगे? जी। ए पान इधर दे दे, मैं बोल रहा हूँ मुन्ना, एक पान बनो। पान बनाता तो हूँ, लेकिन आप कैसा पान खाएंगे? माफ करना, जैसा कि मैंने बोला कि वो आवाज का मामला है। नहीं, आप बता दीजिए। तो कैसा बोलता? हाँ ऐसा करो बाबा, कश्मीरी खीमा डाल, उसके बाद शिवाजी जोरदा। हाँ नहीं होता, बस ये दिनों में नहीं होता। अब ऐसा करो, उसमें बाबा बताता भी थोड़ा डाल दो। वो तो अब ये बोल रहे हैं, इस तरह से पान खा रहा मुर्गे या पूरे का पूरा दर्दा खा जाएंगे, यहाँ कहीं को मरता भाई, आगे जाके मर जाओ। ऐसे ही तीसरे थे हमारे दिलीप साहब, वो तो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे। उनकी आवाज़ भी चल जाती थी उस जमाने में, आज भी नजरे में चला रहा हूँ। बिल्कुल। तो दिलीप साहब केले बेच रहे हैं वीमेंस कॉलेज के सामने। अच्छा, क्या वीमेंस क्या आइटम है साहब? वाह वाह। यानी जगह का जो वो रखा हूँ दुकान इंतखाब वीमेंस जो करें। कॉलेज पे। जवाल हो गया साहब, दिलीप साहब के केले बेचे खड़े हुए हैं अपना खामोशी से। एक लड़की आई, एक्सक्यूज मी प्लीज। एक्सप्रेशन का जवाब नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? प्लीज केले कैसा दे रहे? ले जाइए, आपसे बढ़ के हैं क्या? आपके लिए तो हमने दुकान खोली है। अरे देखिए, मैं बोली थी केले कैसा दे रहे हैं आप? 10 रुपए के 12 हैं। आप ये ना समझिए कि मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, बहुत कीमती हैं, बड़ी जगह से आए हुए हैं। अरे आप कैसी बात करें, ज़रा कुछ कम कीजिए। कम हम नहीं होगा, इसे आपको लेना है लीजिए, नहीं तो यहाँ से चलिए 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 चलिए। उसके बाद मैं सोचा, गोपी किशन बहुत बड़े डांस मास्टर थे, वो भी बेचारे जवाल में आ गए, तो पुलिस में हो गए, तो उनको साइड बताने पे रखे। तो वो तो एक्शन है, फिर भी बताता हूँ मैं। आप खड़े हुए हैं साहब, साइड बताना, आँखों से साइड बता रहे हैं। उसके बाद गर्दन से साइड बता रहे हैं। उसके बाद हाथों से, उसके बाद कमर से। अच्छा, माफ करना, बहरहाल ऐसा टूटा फूटा हुआ, चूँकि मेरी आवाज़ साथ नहीं दे रही, बिल्कुल। मगर आपके कहने पे अपनी शुरुआत का मामला आपसे अर्ज किया। अच्छा कलीम भाई, जब आपने ये आइटम की शुरुआत की, फिर बाज़ाब्ता तौर पर आपने स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया, और साथ साथ आपने बहुत सारे प्लेज में भी हिस्सा लिया। जिस तरह मलिक मेराज साहब का एक ड्रामा हुआ करता था, रंग रंगीले, या फिर हम बात करें हफीज़ खान मजाक साहब की, वैसे बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ आपका साथ रहा। लेकिन कोई यादगार शो, या फिर अगर हमारे नाजरीन को आप बताना चाहते हैं तो उस बारे में। कोई ऐसी यादगार तो साहब, हर ड्रामा अच्छा रहा सब मेरी नज़र में। तो मैं किसी से तकाबुल नहीं कर सकता। मैं ड्रामों की हद तक तो बड़ी अच्छा रहा, खुसूसन मलिक मेराज के ड्रामे, यहाँ तक कि अदरक के पंजे वालों के भी ड्रामों में किया मैंने। अच्छा, सुने बबन खान उसमें भी एक जी हाँ, बबन खान साहब। तकरीबन 6 महीने साल भर तक करते रहा उनके ड्रामे भी। और आपको याद दिला दूँ, कम से कम 4 रोल किया करता था उनके पास।
उनके ही ड्रामे में, बब्बन खान साहब के राइटर उन्होंने थे, लेकिन ये ड्रामों में भी वो हो गया था। दूसरे साहब थे कुरैशी साहब, वो चलाते थे वो ड्रामे को उस वक्त। ड्रामों के तक फिर यहाँ के बड़े बड़े डायरेक्टर जो थे उनके ड्रामों में भी किया, जिसमें फाइन आर्ट्स एकेडमी के खादर अली बेग हैं। खादर अली बेग ने भी बहुत अच्छे ड्रामे पेश किए। बहरहाल ये सिलसिला मुसलसल एक पकड़ में आके चलता रहा और हम खामखा के आर्टिस्ट बन गए। आपने हमेशा यही बताया कि जज्बात में आकर या गुस्से में आकर या फिर वो सिर्फ शुरुआत हुई। शुरुआत जो की, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर तो आपने परफॉर्म करना शुरू ही कर दिया था, तो उसके बाद तो आप पीछे हट नहीं सकते थे, बल्कि क्योंकि आपके साथियों ने भी आपका हाथ थाम लिया था और मुसलसल आप आगे बढ़ते रहे और उन्होंने भी आपका साथ लिया। और फिर हर कदम पे जैसे बम्बई में रहा मैं, तो वहाँ भी साथ दिया लोगों ने, मेरे फन को पसंद किया। किसी के भरोसे पे ना गया मैं बम्बई, बल्कि बड़े बड़ों से मुलाकात रही। न सिर्फ मुलाकात रही, उनसे मुझे बिजनेस भी मिला। सुनिए, बिजनेस का मतलब ये कि मेरी रोज़ी में जो बरकत हुई उन लोगों की वजह से हुआ। जैसे अमीन सियानी साहब थे, रेडियो की दुनिया के बादशाह कहलाते थे, तो उनका भी एक बहुत बड़ा ग्रुप था, RAS, रेडियो एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। उनके पास वाइजिंग करता था मैं। अच्छा। उनके पास जो ड्रामा और वो जो एपिसोड हुआ करते थे उनके, कई एक उसमें किया मैंने। बिजनेस भी दिया उन्होंने, जैसा कि मैंने आपसे कहा। उसके बाद फिर स्टेज शो में महेंद्र कपूर का भी साथ रहा, उनके साथ भी 2-4 शो किया मैं। अल्लाह जन्नत नसीब करे, महमूद जूनियर का भी एक ग्रुप था, वो भी मुझे अपने स्टेज शो में तकरीबन हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों में मुझे लेके गया और हम परफॉर्मेंस को लिए रिक्वेस्ट की और मैं कई एक प्रोग्राम अटेंड करता रहा। आप जिस दौर में आपने इतने सारे शोज़ किए, आज की ये जो कॉमेडी हो रही है, ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर जिस तरह बहुत ज़्यादा पकड़पन आ गया है। भाई पुराना नया अगर आप बोले, हम उस अंदाज से अगर सोचे तो हर नया आने वाला एक ट्रैक चेंज करके आता है, फनी ट्रैक जो होता है। अब जैसा कि पहले गाने होते थे, गानों के असर दिल को लगते थे। आज के गाना खाली म्यूजिक पे है, बड़ा बड़ा के आके मारते जा रहे हैं, शायद ही है कि समझ से बाहर है। वैसे ही फन मिज़ा भी हो गया है। सुनिए, एक्शन पे चले जा रहे हैं। सुनिए, किसी किस्म का ऐसा समाज को कोई आप सबक देंगे, ऐसे कोई आइटम नहीं है और ना आर्टिस्ट सोच रहा है। हालांकि मिजाहिया फनकार अपने आइटम्स में ऐसी चीज़ को पेश करना चाहिए कि हंसते हंसते वो सोचे कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ इस दुनिया में रह के, और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश करे, अपनी ज़िंदगी को, अपने पहनने को, अपने ओढ़ने को, चूँकि वो एक सबक दे के जाता है। अगर आइटम हो तो ऐसा आइटम अच्छा होता है। तो बहुत बड़ा फ़र्क हो गया है पहले में और अब में, और हमेशा होता आया दुनिया की रूटीन में। दुनिया कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, ट्रैक चेंज होते हैं। वो आइटम्स या फिर उस तरह का प्रेजेंटेशन आजकल नहीं हो रहा है, जनरेशन गैप भी हम कह सकते हैं। लेकिन जो शायकीन हैं, शायकीन का मिजाज भी तब्दील हुआ है या फिर ऑडियंस उसको एक्सेप्ट भी कर रही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम जिस ज़माने में कॉमेडी करते थे तो पब्लिक के जहन के या ख्यालात को अपने पेश नज़र रखते हुए सुनाते थे, वो लोग सुनते भी थे। हमको भी मज़ा आता था, उनको भी मज़ा आता था, और हम कोशिश करते थे कि उस कॉमेडी में कोई ऐसी चीज़ पेश करें जिसके लिए समाज के लिए सबक हो। अब का ज़माना वैसा नहीं रहा है। अब फटाफट 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 फटाफट, और अब आर्टिस्ट भी मजबूर है, क्या करेंगे, उन्हें भी वही फटाफट उनके साथ चल रहा है। जैसा कि मैं आप शायरी के बारे में कहा कि गाना हो रहा, शेर समझ में नहीं आ रहा, और अगर शेर समझ में भी आने को है तो उन्हें मजबूर हो जा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सुनिए, तो हकीकत बोल रहे हैं कि ट्रैक चेंज होने की वजह से
आर्टिस्ट को भी अपना मूड चेंज करना पड़ा। लेकिन कलीम भाई एक बात है, अगर ऐसा होता रहेगा तो समाज सुधार का जहाँ तक मामला है, नौजवानों में जो बिगाड़ आ रहा है, या फिर अगर हम बात करें समाज सुधार की, तो एक आर्टिस्ट की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई वो कुछ ना कुछ अपने आइटम में अब कुछ बात पेश करें, मैसेज दें। वो तो धरे का धरा रह जाएगा, आर्टिस्ट भी कुछ कर नहीं पाएगा, है ना। लेकिन आर्टिस्ट का तो सेटिस्फेक्शन होगा ना भाई कि मैंने एक अच्छी बात पेश की, लोग उसको नहीं सुने तो छोड़िए, आप सुने, चल गया वो आइटम, हो गया, आपका आइटम था, दो बोल दिए, कर दिए। चलिए, बातें तो होती रहेंगी। कोई और आइटम आपको अगर याद आता हो तो हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। बिल्कुल सुनाऊंगा साहब। मैं एक छोटा सा तंज बोलते हुए हंसे वैसा सुना देता हूँ, सुना जो मेरे साथ बहुत ही तरक्की का बायस बना। वो तंज है कि एक फ़कीर साहब मेरे घर पे आया और उसने आवाज़ दी। मैं घर के अंदरूनी हिस्से में था, वो आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगी। मेरे और उसके बीच क्या बात हुई और आपको सोचने का कहाँ मौका मिलेगा, ये आप ही सोच के बोलिए। फ़कीर ने आवाज़ लगाई, साहब बाबा अल्लाह के नाम पे एक रुपया दे दो बाबा, बहुत भूखा हूँ, सवाब होगा, 3 दिन से खाना नहीं खाया बाबा, बाबा अल्लाह के नाम पे। मैं आया, वो आवाज़ सुन के मकान के बाहर कैसे पे आया, आके देखा तो बाबा पहचानत के निकले। मैंने पूछा उनसे, बाबा अरे आप यहाँ क्यों बैठे, आपको हैरत क्यों हो रही? नहीं बाबा, मैं आपको मक्का मस्जिद के चबूतरे पे तकरीबन 20 साल से भीख मांगते हुए देख रहा हूँ, और आज आप घर घर भीख मांग रहे हैं, उससे मेरे को हैरत हो रही। तो बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, आंसू आ गए आँख में, बोला बेटा तुम सच कर रहे हो। दरअसल बेटे, मैंने 1 महीना पहले अपनी बेटी की शादी की। शादी में बेटे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था, तो आखिर में मैं अपनी वो जगह जिस मस्जिद के पर बैठकर मैं भीख मांगा करता था, वो जगह मैंने अपने दामाद को दे दी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। जब क्या को मैं तंज है साहब। दर बदर फिर के भीख मांग रहा हूँ। वाह वाह वाह, तंज है। तंजो विज़ा इसी का नाम है ना। तो बहरहाल कलीम भाई बहुत ज़बरदस्त। अभी इन दिनों जिस तरह आपके दौर में स्टेज शोज़ हुआ करते थे, अभी आजकल नहीं हो रहे हैं। ऐसे में नए आर्टिस्टों का आना या फिर परफॉर्म करना बहुत मुश्किल सा हो गया है, और फिर ख़ास तौर पर लाफ्टर के आर्टिस्ट यानी मज़ाहिया फ़नकार तो आ भी नहीं रहे हैं। सही बात। तो आप क्या समझते हैं कि इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? आदमी को हंसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके बाद तब कहीं जाके वो कॉमेडियन बनता है, वरना हर कोई कॉमेडियन नहीं बन सकता मेरी नज़र में। इसके बावजूद उनके पास ये जज्बात हरगिज़ नहीं है कि उसको एक्सेप्ट करें अपने में कि भाई ये बोल रहा तो क्या बोल रहा, थोड़ी देर सोचने का तक मौका नहीं है उनके पास। सुनिए, अब ऐसे में आप क्या कर सकते हैं सिवाय खामोशी की, और कुछ नहीं है। अब फिर आप उसमें आके देखिए, आप कई चीज़ें हैं, ज़बान का मसला है। अब उर्दू को छोड़ दिए लोग, सुनिए अखबार कभी नहीं पढ़ते सिवाय फ़ोन के, कोई ज़बान का तौर पे उनको तहरीर है, लिखना है, पढ़ना है, कुछ नहीं आता। तब उन लोगों को क्या करेंगे खिदमत, या उसको क्या समझने की कोशिश करेंगे? अब खाली लाइली बातचीत कर लिए, खुदा हाफिज। तो बहुत मुश्किल है नौजवान का आना, नौजवान इस तरह आ भी नहीं इस तरफ राग़िब करना बहुत मुश्किल है। जब तक वो अपनी मादरी ज़बान की तरफ नहीं आएंगे, नहीं होगा कुछ भी। वो आए बात से सब चीज़ का लुत्फ़ आएगा, मालूमात होंगे सियासी, मजहबी, अदबी, सुने। वरना आप पढ़ रहे हैं तो फ़ायदा क्या, खाली जा रहे हैं, नौकरी कर ले रहे हैं, होटलों में जाके खा ले रहे हैं, खुदा हाफिज। ये ज़िंदगी हो गई है। हमारे वक्त कहाँ थी ये ज़िंदगी? हमारे माँ बाप बचपन में मस्जिदों को बेचते थे मार के, मजहबी तालीम के वास्ते।
तो उसके बाद ये तालीम हासिल करते थे तो निगरानी करते थे। दुनियावी तालीम। सुनिए, आपने बताया कि कुछ आइटम आपको याद आ रहा था, सुना दीजिए। सुना देता हूँ सर। अब हंसो न कहसो मियाँ, नहीं हंसे तो भी दुआ दो कि अल्लाह सेहत दे बोल के ख़त्म। बिल्कुल। सुनिए, मैं जहाँ तक हो सकते कैरेक्टराइजेशन को पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए साहब, घिसा पिटा आइटम है, पुराना है, लेकिन उसमें किरदारों की बहुत बड़ी अहमियत है। एक मद्रासी और हैदराबादी दोस्त आपस में किसी बात पे बहस कर रहे हैं। मद्रासी दोस्त की ज़बान अलग, हैदराबाद की दोस्त की ज़बान अलग, दोनों का बात करने का अंदाज अलग। ये लोग आपस में किस तरह से गुफ्तगू कर रहे हैं और उसके बाद क्या होगा मुलाहिज़ा फरमाइए। तो मद्रासी और हैदराबादी, मद्रासी दोस्त बोल रहा, हमारे गफूर भाई अच्छे बोलो, वो तुम्हारे को अकल ना अलाउड। क्यों बोले? तो मैं इतना देर से समझा रहे। देखो गफूर भाई, शेर अंडा नहीं देता, शेर ओनली बच्चा अलाउड। शेर खाली बच्चा देता जी, अंडे पे नको जाओ तुम। तो हमारे गफूर भाई हैदराबादी अंदर, अरे छोड़े काले खजूर, क्या तेरे बाता करता हूँ भाई। अरे दे, मेरे को तजुर्बा बहुत है, मैं जंगलों में बहुत फिरा हूँ रे, मेरे को मालूम है। शेर है ना मेरे काले खजूर, शेर नहीं बच्चा देता है। अरे मैं बोले बच्चा, अंडा बोल रहा हूँ। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं एजुकेशन बहुत हासिल करा भाई। शेर अंडा, मैं बोल रहा हूँ शेर बच्चा। शेर अंडा देता, फिर बच्चा देता। उतने में एक पठान साहब गुजर रहे थे उधर। ये दोनों की गुफ्तगू सुन के रुके उन्होंने और फैसला कर रहे हैं। अरे शेख अंजीर का बच्चा, तुम लोग क्या कर रहे बाबा? ये सड़क पे खड़े रह के अंडा बच्चा, अंडा बच्चा, क्या बच्चा अंडा बोलो हमारा को, हम तुम्हारा ख़त्म कर देता। हमारा गफूर भाई बहुत अच्छा आदमी आया, देखो इससे पूछ लेता हूँ। हमारे कांसर मियाँ, ये शेर अंडा देता है या बच्चा देता? मैं बोल रहे शेर अंडा देता, फिर जो बोल रहे बच्चा देता। तुम तो भी बोलो शेर क्या देता। तुम दोनों बेवकूफ़ का औलाद, किशमिश का बच्चा, बादाम का भतीजा। हमारे बात सुनो, हम जो बोलता है, शेर न अंडे देता न बच्चा देता, जो भी देगा उसका मर्जी। शेर जंगल का बादशाह, शेर जंगल का बादशाह, शेर जंगल का बादशाह। जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया कलीम भाई, आपने इतना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अल्लाह आपको तरक्की दे। और फिर एक बार मैं सियासत वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि हर लिहाज से सरपरस्ती सियासत वालों के हर फ़र्द के साथ मेरी अपना खुलूस है। मैं उनको खुलूस दिल से दुआ दूँगा और अपनी यादों में शरीक रखने की तमन्ना करूँगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तो नाजरीन, ये थे हैदराबाद के लेजेंड मज़ाहिया फ़नकार कलीम सिद्दीकी साहब, जिनसे हमने गुफ्तगू की। आज का ये सिलसिला हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।